नमस्कार, देश का सवाल में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। धार्मिक मौके पर एक बार फिर से राजस्थान में तनाव और हिंसा की घटना सामने आई है। ईद की नमाज के बाद जोधपुर के जलौरी इलाके में तनाव एक बार फिर से बढ़ गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। लोगों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज तक पुलिस को करना पड़ा है। जोधपुर में यह पूरा फसाद झंडे को लेकर शुरू हुआ, जिसके बाद यहां दो समुदायों के बीच टकराव हुआ है। इस पूरी साजिश को समझने के लिए, क्योंकि विपक्ष यही कह रहा है कि यह साजिश है, ये सुनियोजित है, इसको समझने के लिए हम घटना से जुड़े कुछ एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखाएंगे, जिससे आप इसकी पूरी तस्वीर समझ पाएंगे कि वहां पर हुआ क्या था, आखिर कौन है जोधपुर हिंसा के गुनहगार। हम आपको दंगाइयों के वीडियो दिखाएंगे और जोधपुर के गुनहगारों के जो चेहरे हैं वो बेनकाब करेंगे। उन्होंने नकाब से ढकने की कोशिश की है, लेकिन हम सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरी घटना की निंदा करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है और लोगों से शांति बनाए रखने की वो लगातार अपील भी कर रहे हैं। जोधपुर हिंसा पर अब इस वक्त जबरदस्त तरीके से सियासत हो रही है। बीजेपी, जो कि विपक्ष में है, वो ये कह रही है कि कानून व्यवस्था के लिहाज से गहलोत सरकार पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। जोधपुर हिंसा पर जारी सियासी खेल को भी हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस जोधपुर हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है। इससे पहले 2 अप्रैल को करौली में हिंसा हुई। त्योहार पर जो दंगे हो रहे हैं, क्योंकि रामनवमी पर हिंसा हुई थी, अब ईद पर हिंसा हो रही है। क्या यह संयोग है या यह प्रयोग है, हम इस पर भी बात करेंगे। क्या जोधपुर हिंसा का करौली दंगे से किसी तरह का कोई कनेक्शन है? इन सारे सवालों पर हम अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद रहेगा, जिसमें हमारे साथ मौलाना भी जुड़ेंगे, हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के प्रतिनिधि भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके लिए देखना और जानना जरूरी है कि आखिरकार हुआ क्या था जोधपुर के जलौरी में, जिसके बाद इतने बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क गई, ये दंगा हुआ। ये पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस तस्वीर को देखने के लिए समझना पड़ेगा। ये जो लाल घेरे के अंदर जो आप ये झंडा देख रहे हैं, ये इस्लामिक झंडा है। ये लगाया गया यहां पर। यह कहा गया कि ईद का मौका था, ईद से पहले झंडा लगाया गया, लेकिन इस झंडे को उतारकर, मैं आरोप बता रहा हूं आपको, अभी इसकी जांच होनी है। 2 पक्ष है, 2 तरह की बातें सामने आ रही है। एक पक्ष ये कह रहा है, मुस्लिम पक्ष, कि हमने पहले झंडा लगाया था और इस झंडे को उतारकर यहां पर भगवा झंडा फहरा दिया गया। दूसरा पक्ष ये कहता है कि इस इस्लामिक झंडे से पहले, क्योंकि परशुराम जयंती भी थी, इसीलिए वहां पर भगवा झंडा लगा हुआ था, उस भगवा झंडे को उतारकर ये इस्लामिक झंडा फहरा दिया गया और उसके बाद फिर उन्होंने इस इस्लामिक झंडे को उतारकर वापस भगवा झंडा फहरा दिया गया। तो ये है पहला वीडियो। जो सारे फसाद की जड़ है, दरअसल वो ये झंडा ही है। इन झंडों की वजह से सारा फसाद हुआ। अब अगले वीडियो पे हम चलते हैं। अगला वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। अगले वीडियो में आप देखेंगे कि ये वही एरिया है, वही इलाका है, लेकिन यहां पर ये भगवा झंडा अब लहरा रहा है। ये भगवा झंडा है। अब इस्लामिक पक्ष कहता है कि हमारा झंडा पहले लगा हुआ था, उसको उतारकर ये भगवा झंडा फहरा दिया गया। भगवा झंडे वाले कह रहे हैं कि भाई भगवा पहला था, उसको उतार के इस्लामिक लगाया गया, हमने उसको उतारकर फिर अपना वापस भगवा झंडा फहरा दिया गया। इसी बात के जो वीडियोस हैं वो रात के वक्त वायरल हो जाते हैं और रात को फिर जबरदस्त हिंसा देखने को मिलती है। पत्थरबाजी होती है, पुलिस जब उनको रोकने की कोशिश करती है, हंगामा कर रहे लोगों को, तो फिर पुलिस पर भी पत्थर मारे जाते हैं, उनसे भी मारपीट की जाती है। इसके बाद हिंसा वहां पर भड़क उठती है, लेकिन रात के वक्त पुलिस हिंसा को काबू में कर लेती है। रात के वक्त सारी चीजें काबू में आ जाती हैं, ऐसा पुलिस ने दावा किया था। लेकिन उसके बाद अगले दिन सुबह जब ईद की नमाज होती है, उसके बाद फिर से हिंसा भड़क जाती है। उस हिंसा भड़कने के पीछे क्या वजह है वो आपको मैं तीसरे वीडियो से समझाऊंगा। इसको तीसरे वीडियो को यहाँ पर ये देखिए, ये है। अब चूंकि ये वही चौक है, रात के वक्त जिस चौक पर आपने पहले इस्लामिक झंडा और भगवा झंडा देखा, ये वही चौक है। सुबह की तस्वीर है, ये स्वतंत्रता सेनानी की तस्वीर है। यहां पर सुबह के वक्त तिरंगे झंडे के साथ ये भगवा झंडा लहराता हुआ दिखा और इसके बाद जो ईद पढ़कर जो मुसलमान भाई लौट रहे थे, उनका यह कहना था कि भाई ये भगवा झंडा यहां पर क्यों आ गया, यहां पर तो हमारा इस्लामिक झंडा होना चाहिए था। इस बात को लेकर वहां पर हंगामा शुरू हुआ, पत्थर चले, तलवारें तक निकल आई, कांच की बोतलें यहां पर चली, जबरदस्त हंगामा, मारपीट हुआ। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन बाद में एक अच्छा कदम पुलिस ने यह किया कि यहां पर पुलिस सिक्योरिटी के बीच में इस भगवे झंडे को उतार दिया और सिर्फ तिरंगा झंडा रहने दिया गया कि कोई और झंडा यहां पर नहीं लगेगा, सिर्फ तिरंगा झंडा लगेगा। तो पुलिस ने अपनी तरफ से कोशिश की, जो विवाद था उसको शांत किया जाए, उसको पूरी तरह से कंट्रोल में किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उसके बाद भी हमने देखा कि जबरदस्त हिंसा भड़की और ये आप उस हिंसा की तस्वीरें अब आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में यहां पर लोग हैं जो नमाजी हैं, सुबह नमाज पढ़कर लौट रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि यहां पर भगवा झंडा लगा हुआ है। इसके बाद हंगामा शुरू कर दिया, पत्थरबाजी शुरू हुई और काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा, पत्थरबाजी चलती रही। उसका नतीजा ये हुआ कि अब जोधपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। 10 थाना इलाके जो हैं वहां पर कर्फ्यू इस वक्त लगा दिया गया है और इस इलाके में भारी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। अब हम आपको दिखाते हैं तीसरी आंख की तस्वीरें। तीसरी आंख मतलब सीसीटीवी वीडियो। सीसीटीवी जो कई घरों के बाहर वहां पर लगे हुए थे, उनमें ये तस्वीरें कैप्चर हुई हैं। अब
अब आप देखिए इसमें कुछ लोग आपको दिख रहे हैं जो अब भागते हुए इस गली से निकलकर आ रहे हैं और ये लोग पथराव कर रहे हैं, यहाँ पर पत्थरबाजी ये लोग कर रहे हैं और काफी देर तक ये लोग हंगाम। इन दोनों को देखिए, ये देखिए, इस शख्स के हाथ में तलवार है, ये तलवार है इस शख्स के हाथ में, और उससे तलवार लेकर ये व्हाइट शर्ट वाला ये तलवार ले लेता है उससे और फिर उसके बाद आगे जाकर शायद किसी को धमकाने की या डराने की कोशिश करता है। अब सवाल यहां पर ये उठ रहा है, गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि सेंटर में मंत्री हैं और जोधपुर से सांसद भी हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि इसी तरह की तस्वीरों से साफ हो रहा है कि ये सब कुछ सुनियोजित था, इसकी तैयारी पहले से की गई थी, वरना इतनी संख्या में पत्थर कहां से आते, इतनी तलवारें कहां से आती, अचानक से दंगा होता है, झगड़ा होता है, तलवारें आ जाती है। इस बात को लेकर भी अब तमाम सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। तो ये हमले का एक सीसीटीवी फुटेज आपने देखा, इसका अगला जो फुटेज है, अगली जो वीडियो है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। इसको देखिए, इसमें पत्थरबाजी हो रही है, आप बस उस घेरे के अंदर देखते जाइए, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इस घेरे के अंदर देखिए, इसमें पत्थरबाजी करते हुए लोग आपको दिखेंगे, सामने संभवतः दूसरे पक्ष के लोग हैं, उन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, जो कि इस वीडियो के जरिए साफ तौर पर सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। तो जमकर पत्थरबाजी हुई सुबह के वक्त, रात के वक्त माहौल बिल्कुल शांत हो गया था, यहां पर सब कुछ ठीक था, पुलिस ने ऐसा दावा किया, लेकिन सुबह के वक्त फिर से भगवा झंडा देखने के बाद यहां पर हंगामा शुरू हो गया, पत्थरबाजी की गई और जमकर तोड़फोड़ भी यहां पर की गई। आरोप तो यह भी लग रहे हैं कि दुकानों को भी लूटा गया, मारपीट की गई। अब ये तीसरा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में लोग देखिए, ये यहां से सड़क से लोग पत्थर इकट्ठा करते हैं और आसपास अपने गुस्से में जितनी गाड़ियां खड़ी हैं, टू व्हीलर्स खड़े हैं, पत्थर मार मार कर सबको ये लोग तोड़ देते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। ये वीडियो भी अब बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और इस तस्वीर को हम आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी के जरिए कि कैसे यहां पर हिंसा भड़की और सुबह जब ईद के बाद, नमाज के बाद लोग लौट रहे थे तो उन्होंने भगवा झंडा देखने के बाद पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान जबरदस्त तरीके से पत्थरबाजी भी यहां पर हुई है। और अब सीसीटीवी की एक और तस्वीर आप देखिए, ये देखिए यहां भी पत्थरबाजी है, इनके हाथों में डंडे भी हैं और ये देखिए लोग कुछ एक तरफ से कुछ पक्ष के लोग भागते हुए आ रहे हैं और भागते हुए आने के बाद यहां पर कुछ पथराव करते हैं। ये देखिए, इस शख्स ने ये पत्थर उठाया, इस शख्स ने, और फिर सामने की तरफ जो लोग हैं उनको मारने के लिए ये लोग दौड़ते हैं। ये सुबह का वीडियो है, सुबह फिर से जब हिंसा भड़की थी, ये उसके बाद का वीडियो। खास बात देखिए, इन सब लोगों ने अपने चेहरे ढके हुए हैं, पहचान छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन्हीं सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस इन सब लोगों की तलाश कर रही है। देखिए, हाथों में लाठी डंडा है, इनके हाथों में पत्थर है और बड़ी संख्या में लोग हैं पीछे से भागते हुए आते हैं और साथियों को बुला रहे हैं। देखिए, अपने और साथियों को भी बुला रहे हैं और इसी दौरान काफी कुछ हिंसा होती है जिसमें दंगा भड़क जाता है और इतना भड़क जाता है कि अब 10 थाना इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। और आइए अब आपको हम दिखाते हैं कि इस पर राजस्थान की सरकार और बीजेपी नेता इस हिंसा को लेकर क्या कह रहे हैं। तनाव पैदा हुआ है कल देर रात से, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूं कि हमारी राजस्थान की और मारवाड़ की परंपरा रही है, सभी समाज के, सभी धर्मों के लोग हमेशा हर त्योहारों के अंदर भी प्रेम से, भाईचारे से रहते आए हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। और जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा, ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं। बहुत इन तरीके से जोधपुर ने मैं आज तक कभी एड़ो माहौल नहीं देखियो, जड़ो देखियो मैं रात भर जाड़ो रिगेटी बैठी रही हूँ और मैंने एक बात समझ में नहीं आई कि विसर्जन मूर्ति ने मुंडो बांधनी, इन कालो कपड़ों ढकने इनको आवश्यकता क्या पड़ी। ये शुरुआत इन्होंने यहाँ से की, ये अगर ये क्यों किया, क्या करने का क्या राज है। और फिर निवाज पड़ने के बाद इन्होंने दोबारा इस तरीके से करना और पूरे जोधपुर के अंदर हाहाकार मचा दिए। किसी की मोटरसाइकिलें जला दी, मेरे मकान के बाहर 2 मोटरसाइकिलें जला दी, मेरे आगे मंदिर है वो तोड़ दिया, उसके आगे कल्लों की गली के अंदर कर दिया, भीमजी का तैपे कर दिया। ये क्या तरीका है,
ये क्या पुलिस क्या कर रही है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, ये गलत। फिर एक वर्ग इस ढंग से उग्र होकर शहर के शांत वातावरण को बिगाड़ने में लगा था, तो प्रशासन का ये दायित्व बनता था कि वो सुबह इन रोडों को खाली रखता। और प्रशासन हमसे हमारे विधेयक से वादा किया था इन रोडों कुछ नहीं होगा। उसके बावजूद नमाज पढ़ने के बाद में जिस तरह से गली गली गाड़ियों कांच तोड़ते गए हैं, ये सोते हुए हिंदुओं को जगाने का प्रयास नहीं करे। और जगह तो ये इसका अगर जब वापस जवाब मिलने लगे तो शहर की क्या हालत होती। हम चूंकि हमेशा अनुशासन रहने वाला आदमी, हम अपने शहर की जो गरिमा उस गरिमा को तार तार नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग आपके माध्यम से प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार के उनके जो नीति, उनके नीति के बगैर अपना वो मुंह बंद नहीं करे, अपना वो ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाए। तो बीजेपी के विधायक जो कि वहीं उस इलाके के विधायक हैं, वो भी राजस्थान सरकार पर सीधे तौर पर ठीकरा फोड़ रहे हैं इस हिंसा का, इस दंगे का। जो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं वो भी इसके लिए कह रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन क्योंकि पिछले कुछ वक्त में जिस तरह से हिंसा हुई है, एक पैटर्न देखने को मिला है, वो पैटर्न इस तस्वीर के जरिए आपको समझ में आएगा। इसलिए मैंने इसको बड़ी स्क्रीन पर इस तस्वीर को रखा है कि देखिए, पहले तो करौली में हिंसा होती है। करौली में हिंसा किस दिन होती है? जिस दिन रामनवमी थी उस दिन करौली में हिंसा होती है। अब ईद के त्योहार पर ये देखिए जोधपुर में हिंसा हो जा रही है। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार त्योहार पर इस तरह की हिंसा क्यों? क्या ये सब कुछ सुनियोजित है? क्या ये सब कुछ सोच समझकर किया जा रहा है? क्या इसके पीछे यह है कि धार्मिक सद्भाव है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि क्यों आखिरकार रामनवमी के दिन हिंसा होती है और क्यों आखिरकार अब ईद के दिन इस तरह से दंगा और हिंसा की तस्वीरें सामने आती हैं। सवाल यही है जो सामने लिखा भी है कि त्योहार पर जो दंगे हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, ये संयोग है या फिर प्रयोग है? इसके पीछे कोई साजिश है? इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है? इसके पीछे कोई प्लानर है? ये तमाम सवाल, ये जो तस्वीरें हैं और लगातार जो ये सीरियल दंगे हो रहे हैं, ये सवाल खड़े कर रहे हैं। और अब हिंसा से जुड़ी 6 तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं और सवाल यही है कि जोधपुर को जलाने की साजिश आखिरकार किसने की? इन तस्वीरों के जरिए आप पूरी तस्वीर को मुझे लगता है समझ पाएंगे। पुलिस ने लाठीचार्ज यहां पर किया, कुछ आरोपियों को हिरासत में भी लिया है। ये रात की तस्वीर है। ये जो झंडा है इसको लेकर बवाल सारा शुरू हुआ था। इस्लामिक झंडा वहां पर लगा, फिर भगवा झंडा वहां पर लगा, इसको लेकर विवाद हुआ। सुबह फिर भगवा झंडे को लेकर विवाद हुआ। पुलिस की गाड़ियों को तोड़ दिया गया, प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की, कई आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया और हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल सच तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार हुआ क्या था और कैसे जो हिंसा है इतनी भड़क गई कि यहां पर 10 थाना इलाकों में कर्फ्यू लगा देना पड़ा। और चलिए फटाफट मैं अपने जो पैनल है उसको इंट्रोड्यूस करता हूं और फिर हम चर्चा की ओर आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ इस वक्त कौन कौन है? मेरे साथ इस वक्त सतीश लखेड़ा जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, साथ जुड़ गए हैं। श्रीराज नायर साहब वीएचपी विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता हैं, साथ में जुड़ गए हैं। मौलाना महराजुद्दीन रंगरेज साहब ऑल इंडिया AIMIM का पक्ष रखने के लिए इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। अरविंद मोहन जी इंडिया न्यूज के कंसल्टिंग एडिटर इस वक्त साथ में हैं और मनु शर्मा जी एडिटर राजस्थान, वो भी इस वक्त साथ में है। लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है मनु जी के पास चलना चाहिए। मनु जी, मुझे ये बताइए कि इस वक्त अभी क्या सिचुएशन है, क्योंकि हमने देखा था कि पुलिस अब लाउडस्पीकर से पूरे शहर में घूम घूम कर ऐलान कर रही है कि 10 थाना इलाकों में कर्फ्यू है, कोई बाहर नहीं निकलेगा। अभी भी वहां क्या हिंसा का डर है? क्या अभी भी आक्रोश, नाराजगी, तनाव ऐसा कुछ है वहां पर अभी भी? बिल्कुल रोहित, अभी भी तनाव बना हुआ है शहर के अंदर और इसी को कंट्रोल करने के लिए 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है और लोगों को अब घरों में कैद रहने की बात कर दी गई है। उनको हिदायत दे दी गई है कि अगर कोई भी दंगाई, उपद्रवी और हुड़दंगी अगर कहीं शहर के अंदर नजर आते हैं तो तुरंत प्रभाव से उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। लेकिन तनाव की स्थिति अलग अलग मोहल्लों के अंदर, अलग अलग इलाकों के अंदर अभी भी नजर आ रही है, क्योंकि जब सुबह की 10 बजे की घटना हुई उसके बाद में जो रिएक्शन सामने आए, यानी जो कबूतर चौक है, इसके अलावा जो शनिदेव का जो मंदिर है उसके आसपास के क्षेत्र में जहां भी दोनों समुदायों के लोगों की बस्तियां आसपास में, वहां पर पथराव की घटनाएं हुई और कम से कम 30 से 40 गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, उनको नुकसान पहुंचाया गया, 2-3 गाड़ियों को जला भी दिया गया। ये सब उसके बाद का रिएक्शन है। इन सब हालातों को देखते हुए वहां पर कर्फ्यू इम्पोज किया गया है और सुरक्षा बल की तैनाती अधिक। अच्छा, मुझे मनु शर्मा जी, मुझे एक चीज जाननी है, मुझे जड़ में जाना है, मुझे जड़ में जाना है कि हुआ क्या था, क्योंकि दोनों पक्ष वो आरोप लगा रहे हैं। इस्लामिक पक्ष कहता है कि पहले हमारा झंडा था, उसको हटाकर भगवा फहरा दिया गया। भगवा वाले कह रहे हैं कि नहीं, पहले हमारा था, उसको हटा के इस्लामिक फहराया गया, तो हमने उसको हटा के अपना झंडा फहरा दिया। ये जड़ क्या है, यहां पर सच क्या है? अभी तक सामने आया है कुछ तस्वीर?
देखिए रोहित, अभी तक का जो घटनाक्रम सामने आया है वो रात के 11:30 बजे ये सारा घटनाक्रम घूमता है, क्योंकि कल आज परशुराम जयंती थी, अक्षय तृतीया, इन सबके कार्यक्रम थे। तो शहर के अंदर, जोधपुर शहर में भगवा झंडे लगे हुए थे और जो जालोरी गेट और ईदगाह का इलाका है वो एकदम बिल्कुल नजदीक है। यानी जो नमाज पढ़ने का कार्यक्रम होता है जालोरी गेट ईदगाह से लेकर के जालोरी गेट सर्किल तक आता है। हाँ। तो जो सर्किल था वहां पर बिस्सा सर्किल, जो वहां के जो स्वतंत्रता सेनानी उनकी स्मृति में बना हुआ था, वहां पर भी भगवा झंडे लगे हुए थे। रात को 11:30 बजे वहां पर, सुबह जब नमाज का कार्यक्रम होगा तो वहां कुछ इस्लामिक झंडा लगाने के लिए कुछ युवा जो पहुंचे वहां पर, उन्होंने उन भगवा झंडों को उतारे और वहां पर इस्लामिक झंडा लगाना शुरू किया। इसका कुछ लोगों ने वहां पर विरोध किया और वीडियो भी बनाया। जो वीडियो बना रहे थे उनकी, वहां के जो झंडा लगाने वाले लोगों ने, समुदाय विशेष के लोगों ने वहां पर उनकी पिटाई करी। तो उन्होंने अपने साथियों को कॉल कर लिया और वहां पर भीड़ जमा होने लगी। 2 बार पुलिस वालों ने वहां से, दोनों ही समुदाय लोगों को खदेड़ा वहां से, लेकिन रात को स्थिति खराब हुई और उसके बाद में पथराव की घटना हुई। सुबह 8:30 बजे नमाज का टाइम था, नमाज के लिए हजारों लोग वहां पर इकट्ठे हुए, लेकिन देखने में यह आया कि वहां पर जो मूर्ति थी, उस मूर्ति के साथ में एक भगवा झंडा और लगा हुआ था। रात को पुलिस वालों ने कहा कि हमने बिल्कुल साफ कर दिया, किसी धर्म समुदाय का झंडा यहाँ पर नहीं रहेगा, लेकिन सुबह जो वो वहां पर भगवा झंडा देखा गया उसको लेकर के लोगों में आक्रोश हुआ। और देखिए मनोज जी, अब हमको, मुझे लग रहा है कि थोड़ा जड़ हमको समझ में आ रही है। और यहाँ पर तिरंगा, हाँ, अब देखिए थोड़ा जड़ समझ में आ रही है। अब देखिए, जब पता है पुलिस प्रशासन को कि रात में उसी जगह झंडे को लेकर विवाद हो चुका है, पथराव हो चुका है, पुलिस वाले घायल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी उस जगह को ऐसे ही छोड़ दिया गया और इतना फ्री छोड़ दिया गया कि कोई भी आकर झंडा लगा के चला जाए, दोबारा से फिजा खराब करे, ये तो फिर गलती है प्रशासन की। इस पे तो घेरना चाहिए सरकार को। रोहित, इसमें दोनों बातें सामने आ रही है। इसके अंदर पुलिस प्रशासन की लापरवाही तो है ही, लेकिन वो कह रहे हैं कि रात को हमने इसको हटा दिया था, लेकिन सुबह वहां झंडा कैसे लगा दिया या किसी ने लगाया है वहां पर झंडे को सुबह, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है वहां पर। लेकिन उस झंडे को उतार करके वहां पर तिरंगा झंडा लगाने की मांग हुई, जिसको पुलिस प्रशासन ने लगवाया। लेकिन इसी बीच सुबह 10 बजे वापस से पुलिस के ऊपर पथराव हुआ और बहुत जबरदस्त पथराव हुआ, जिसको चलते पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, वहां से लोगों को खदेड़ना पड़ा और ये घटना पूरे दंगे के रूप में आगे बढ़ती गई। ठीक है मनोज जी, आप साथ में बने रहिए। मैं अब अपने पैनल को ओपन कर रहा हूं, बाकी लोग जो है मेरे साथ, उनको स्क्रीन पर दिखाया जाए। और चूंकि ये मामला राजस्थान से जुड़ा हुआ है और राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, तो मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत जी आपके पास आना चाह रहा हूं। आपकी सरकार है सर, हर चीज की जिम्मेदारी आपकी थी। ये दंगा क्यों भड़का इस तरीके से? पहले रामनवमी के दिन ऐसी हिंसा होती है करौली में, अब ईद के दिन माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। हरीश जी, सच बात यह है कि पुनेठा साहब, हमारी सरकार है, जिम्मेवारी हमारी है और हम इस जिम्मेवारी को बखूबी निभा रहे हैं। जो लोग भी लापरवाही बरते हैं उनके खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई होगी। एक चीज बहुत स्पष्ट समझ लीजिए, शासन और प्रशासन संविधान से बंधा हुआ है। अशोक गहलोत साहब के शासन में कोई गलत काम नहीं हो सकता, कोई समुदाय नहीं कर सकता। अब ये हुआ क्यों है? पहले करौली में और अब जालोरी गेट पे बिस्सा साहब की मूर्ति पर अगर आप ध्यान देंगे तो जिसका भी तीज होती है, जिसका भी त्योहार होता है, मनु शर्मा जी है वहां के और वो जानते हैं कि जब जिसकी तीज त्योहार होता है, जैसे महावीर जयंती हो, चाहे कोई क्या नाम हमारा रामनवमी का वो हो, उस धर्म के झंडे लगते हैं जालोरी गेट पे, उस चौराहे पर बिस्सा साहब की मूर्ति के सामने। कल प्रशासन ने अनुमति दे रखी थी कि ईद के झंडे परशुराम जयंती के बाद रात को 10 बजे के बाद लगेंगे। उनको लगने को लेकर के विवाद वहां पर किया गया। उससे पहले परशुराम जयंती के झंडे लगे हुए थे, अब उसके बाद ईद के इस्लामिक झंडे लगने थे। इसको लेकर के गजेंद्र सिंह शेखावत बड़े रहस्यमयी तरीके से महीनों से वो आदमी गायब है। अचानक से वो आदमी यहाँ पर पहुंचता है, वही आदमी जन्म करेली में पहुंचता है। चुनाव आ रहे हैं, उसे मुख्यमंत्री बनने की जल्दी है, वसुंधरा राजे को हटाने की जल्दी है उस शख्स को अपनी पार्टी में। तो वो यहाँ पर ऐसा आरोप है हमारा जनता के जरिए, जो जनता से हमें पता चला है कि गजेंद्र सिंह शेखावत और भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे राजस्थान को अशांत करना चाहते हैं, पूरे राजस्थान में अशांति फैलाना चाहते हैं, सांप्रदायिक विद्वेष फैलाना चाहते हैं और इन लोगों को कतई इजाजत नहीं दी जाएगी। मतलब सतीश लखेड़ा जी को मैं डिबेट में ला रहा हूं सर। हाँ बोलिए, बात पूरी कर लीजिए, फिर सतीश जी को ला बोलिए।
हाँ, आप बताइए कि आज जिस वक्त शांति की अपील करनी चाहिए, उस वक्त गजेंद्र सिंह शेखावत नाम का सांसद और मंत्री भी जो है वो जगह जगह पर उत्तेजित करके लोगों को नारे लगवा रहा है। राजस्थान में, जोधपुर में उत्तेजित कर रहे हैं। इसका जवाब सतीश लखेड़ा जी देंगे। इसका जवाब सतीश लखेड़ा जी देंगे, क्योंकि वो बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सतीश जी, अभी सुरेंद्र सिंह राजपूत जी आपके मित्र हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो दंगे हुए हैं ना, ये संयोग नहीं है, वो ये प्रयोग है, वो ये कह रहे हैं। और ये प्रयोग धर्मी आप हैं, बीजेपी है, वो तो नाम लेके कह रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस की आज ये स्थिति हो गई है कि खुली आंखों से साफ साफ जो दिख रहा है, पूरे देश का जो मीडिया दिखा रहा है, उसके बावजूद भी कांग्रेस के लोग जिस तरह वकालत कर रहे हैं, ये हताशा, निराशा, कुंठा सब सामने आ रहा है। अपना राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों में सेकुलर बनने की होड़ लगी हुई, पूरे देश में शांति है। यही क्यों किया जा रहा है? जब सड़क पर नमाज पढ़ाओगे, बड़े भौंकू बजवाओगे, मतलूब को बचाओगे, तो यही नजारा पाओगे। ये क्यों किया जा रहा है आमने सामने? और कांग्रेस के जो मित्र हैं, और अभी मौलाना साहब भी बोलेंगे, वो भी सामने, जब पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा है, मूर्ति के मुंह पर आप पूरा टेप लगा दे रहे हैं। बीजेपी ने, हम मूर्ति पूजक हैं, हम मूर्तियों को मानते हैं, वो बुत परस्त जो लोग हैं उनकी भावना और अरे सुनिए, अरे बीजेपी वालों, अरे चौहान साहब सुनिए, सुन रहा हूँ मैं आपकी बात, आपकी बात सुन रहा हूँ मैं सारी। राजपूत जी, नहीं, आप कह रहे हैं मैं नहीं बोला, नहीं, ये मौलाना रंगरेज हैं। आपने चूंकि मौलाना शब्द का इस्तेमाल किया तो मौलाना साहब बोल पड़े। हाँ ठीक है, नहीं मौलाना साहब का स्टेटमेंट लीजिए। तो कांग्रेस आपने खरगोन में क्या किया? आपने खरगोन में कैसे आग लगवाई? आपने यूपी में कैसे आग लगाई? आपने जी, हमने आग लगाई। बीजेपी वाले, आरएसएस, बीएचपी वाले इस पूरे देश में आग लगाना चाहते हैं। आप आपसी भाईचारा खत्म कर देना चाहते हैं। भाईचारा 20 और 100 को अलग अलग कर देना चाहते हैं। आप मुसलमान है, यूपी में कुछ नहीं हुआ है। आज पूरे मजे के साथ नमाज भी पढ़ी गई, पूरा हमारी अजान से दिक्कत है, हमारे हिजाब से दिक्कत है, ईद मन चुकी है, यूपी में शांति है। यहाँ क्या हो रहा है? पहले करौली करोगे, 300 साल पुराना मंदिर तोड़ोगे, और तुम गृह युद्ध चाहते हो इस देश में? हिंदुओं पर हमला, घरों में जाके हमला, देश में एक चुनाव जीतने के लिए 5 साल की चुनाव जीतने के लिए पूरे देश में आग लगाओगे? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे स्टेटों में जहां भी तुम्हारी सरकार है, वहां पे दंगे कैसे हो रहे हैं और एक तरफा कार्रवाई हो रही है लोगों के खिलाफ, हमारे घरों में हमला भी हो, और हमें शर्म भी आनी चाहिए, हमें शर्म भी आनी चाहिए। हम पिटें भी, जिस बालक तुम लोगों के घर में बुलडोजर चलाओगे, ये कहाँ का कानून है? 3 घंटे तक उसे उपचार नहीं मिला। तुम जैसे लोगों की मानसिकता के लोग जब तक इस देश में रहेंगे, सत्ता में रहेंगे, ये देश आगे नहीं बढ़ सकता, ना उन्नति कर सकता। केवल आपके पास गहलोत साहब जिस तरीके से कवर दे रहे हैं, जिस तरह। अच्छा मौलाना साहब, मेरा रंगरेज साहब सुनिए, 1 मिनट, लखेड़ा जी 1 मिनट, लखेड़ा जी 1 मिनट, ठीक है। रंगरेज साहब, मुझे एक चीज तो बताइए ना, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? एक स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर किसका मसला होता है? स्टेट की जिम्मेदारी है, मगर ये जो आप कैनोलॉजी समझिए इसकी दंगे की, पहले करौली और अब जोधपुर, तो क्योंकि इस स्टेट में आने वाले चुनाव आने वाले हैं, बीजेपी का काम ही है नफरत फैलाओ और अपनी पार्टी को जिताओ। इनके पास और जीतने का कोई नहीं है। इनके पास जो के कोई कार्ड बता दे, कोई काम बता दे अपना, इनके पास सिर्फ है हिंदू मुसलमान क्या पहनेगा, क्या खाएगा, क्या करेगा, अजान, सब विवाद इनके सब। अच्छा मुझे बताइए कि सुबह ईद की नमाज के बाद भगवा झंडा देखकर रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी? अगर आप कह रहे हैं कि एक ही पक्ष झगड़ा कर रहा है, तो दूसरे पक्ष को फिर ईद की नमाज के बाद झंडे को देखकर रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी? क्यों पत्थर चलाए, पुलिस वालों को भी मारा? किसी ने सर वीडियो है, क्या बात कर रहे हैं? जब तक आप जैसे चैनल वाले लोग रहेंगे ना, अरे मेरी बात, अरे आप एक ही पक्ष को दिखाते हैं। हमने सब दिखाया, हमने सारे फुटेज दिखाए हैं, हमने दोनों झंडे दिखाए हैं, हमने ये भी दिखाया है कि एक लगा हुआ था, दूसरा, मैंने कुछ नहीं कहा, हमने दोनों चीज दिखाई है, लेकिन आप पिक कर लेंगे जो आपको सूट करता है। आप भेदभाव करते हो, क्यों?
बताइए क्यों कर लेंगे? अरे जो गलत है, हमने कहा इसकी सीबीआई जांच कराओ, सीबीआई जांच कराओ, पता लग जाएगा इसमें आरएसएस, बीजेपी और बीएचपी का कितना बड़ा रोल है। सरकार है कांग्रेस की, करा ले जांच, कौन रोक रहा है? आग लगाना चाहते हैं ये। सरकार किसकी है सर? बीजेपी तो ऑर्डर देगी नहीं सीबीआई जांच के लिए। अरे तो सेंट्रल का, कांग्रेस कहेगी ना। अरे कांग्रेस मांग करे। सेंट्रल के अंडर में आती है, राज्य बैठे हैं सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब, उनको बोलिए ना मुझे क्यों बोल रहे हैं। उनकी सरकार है, वो मांग कर लें, वो मांग कर लें जांच की। मैं तो नहीं कहूंगा, दिखाए ना, आप एक ही पक्ष दिखाते हैं मुसलमान। मैं तो नहीं कहूंगा अजी सर, एक पक्ष दिखाना होता तो मैं आपको बुलाता ही नहीं। एक पक्ष दिखाना होता सर तो मैं आपको बुलाता ही नहीं। पत्थर नजर नहीं आए तो मैं बीजेपी और बाकी को बुला के डिबेट यही खत्म कर लेता। एक पक्ष दिखाना होता सर तो मैं आपको बुलाता नहीं। जी सुरेंद्र जी बोलिए। हाँ सुरेंद्र जी बोलिए, फिर मैं बाकी में दो बातें मैं अरविंद मोहन जी से क्षमा चाह रहा हूँ कि उनके बीच में बोल रहा हूँ। कोई भी अब थोड़ा शांति रखिए रंगरेज साहब, थोड़ा सा शांति रखिए। हथियार कहाँ से आते हैं पूछिए इनसे। थोड़ा शांति रखिए। मैं आपके पास आ रहा हूं सुरेंद्र जी, आपके पास भी आ रहा हूं। मुझे 30 सेकंड दीजिए, हेडलाइंस के बाद आ रहा हूं आपके पास। सीधा पैनल पर, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा पैनल पर चल रहे हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, आप अपनी बात रख लीजिए, फिर उसके बाद मैं श्रीराज नायर साहब के पास चल रहा हूं। बिल्कुल, मैं बहुत छोटी दो बातें कह रहा हूं जी। पहली बात यह है कि जब प्रशासन की अनुमति ईद के झंडे को लगाने की थी तो उसमें वो कौन लोग थे वो चिन्हित किए जाएंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, एक बात। और दूसरी बात, जिन लोगों ने भी, चाहे वो किसी धर्म के हो, जिन लोगों ने वहां हुज्जत की है, जिन लोगों ने वहां क्या नाम बिस्ता साहब की मूर्ति के ऊपर टेप चिपकाया है उनके मुंह पर, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हिंदू मुसलमान गहलोत सरकार नहीं करती है, कांग्रेस सरकार नहीं करती। यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज हो रही है पुनेठा साहब, कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाने का काम, मेरा आरोप है, वहां की जनता ने मुझे बताया है कि वो गजेंद्र सिंह शेखावत साहब मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में पूरे राजस्थान में सांप्रदायिक आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो खुद में भ्रष्ट हैं, खुद में बेईमान हैं, तमाम उनके खिलाफ जांचें चल रही हैं, तमाम एनजीओ की उनके खिलाफ जांचें चल रही हैं, और वसुंधरा राजे जी को कहीं ना कहीं डोमिनेट करने के लिए ये करेली की भी हिंसा कराई गई, ये क्या नाम जालोरी गेट की भी हिंसा कराई गई। और राजस्थान की जनता बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि किसको कैसे जवाब देना है। गहलोत साहब के नेतृत्व में इन सारे उपद्रवी तत्वों को क्या नाम जवाब दिया जाएगा। और जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश में एक आरोप लगाया था पुनेठा साहब कि यहाँ पर करते क्या है भाजपा के लोग कुछ गरीब मुसलमान बच्चों को पैसे देकर, ऐसा आरोप लगा था वहां पर, पैसे देकर पत्थरबाजी कराते हैं। मेरा आरोप है कि उसकी भी जांच होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजस्थान में भी भाजपा वाले जो है कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब बच्चों को पैसे देकर के पत्थरबाजी कराकर। श्रीराज नायर साहब के पास में चल रहा हूं, वीएचपी के प्रवक्ता हैं श्रीराज नायर साहब। भगवा वालों को परमिशन नहीं थी वहां पर। सबसे पहले तो बड़ा राजपूत साहब ने बड़े हास्यास्पद बात कही कि गरीब मुसलमान बच्चों को पैसे देकर के पत्थर मारने को कहा जा रहा है। दिग्विजय सिंह अपने बयानों को लेकर के वैसे ही बहुत फेमस हैं, बयान देना, पलट जाना और झूठी बातें सोशल मीडिया में फैलाना। हम माफीवीर नहीं है। देखिए हम लोग, आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोला, आप कृपा करके मत बोलिए। नहीं सर, मैंने सिर्फ आपको इतना करेक्ट किया कि हम लोग बहादुर लोग हैं, हम माफीवीर लोग नहीं हैं। हम आपकी तरीके से माफिया मांगते नहीं। ठीक है, आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। नहीं, बीच में तो शुरुआत तो आप ही ने की थी बोलने की। संस्कृत में बहुत पुरानी कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। हम सब देख रहे हैं राहुल गांधी जी नेपाल में अब पब में क्या कर रहे हैं, वीडियो पूरे देश भर में घूम रहे हैं। नायर साहब, आपका दिमाग खराब हो गया है। देश में एक जिम्मेदार नेता खराब हो गया है कि किसी एक प्रतिष्ठित घर की शादी में राहुल गांधी गए हुए हैं और चाइनीज एनवॉय के साथ राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। सुनिए, अपने टॉपिक पर रहते हैं। नायर साहब प्लीज, नायर साहब इधर उधर नहीं जाते हैं, अपने टॉपिक पर रहते हैं। वो कोई अपनी निजी जिंदगी में क्या कर रहा है उनको करने दीजिए, हम अपने टॉपिक पर रहते हैं। नायर साहब, अपने नेता को बता नहीं सकते देश के सामने आपका। राजपूत साहब, मैं समझा रहा हूँ राजपूत साहब, मैं समझा रहा हूँ उनको। नायर साहब अपने टॉपिक पर रहते हैं, किसी की निजी जिंदगी में नहीं जाते। हम इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, हम इधर उधर ना जाएं, इसी पर बात करें। अरे इतना बौखला क्यों जाते हैं आप लोग?
अगर आप सच्चे हैं तो इतना बौखला क्यों जाते हैं? मैंने कहा ना नरेंद्र मोदी से पूछो। आप इतना बौखला क्यों गए? राजपूत साहब मैं समझा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। हम अपनी डिबेट पे रहते हैं सर, डिबेट से इधर उधर नहीं जाएंगे, चलेगी पुनेठा जी। हम डिबेट से इधर उधर नहीं जाएंगे। हमने राजपूत साहब को आपको इसी टॉपिक पर डिबेट के लिए बुलाया है, किसी और मुद्दे पर नहीं, तो इसी पर रहते हैं। 300 साल पुरानी मंदिर जिसको एंक्रोचमेंट के नाम पर ढहा दिया गया, आज भी यहाँ पर आप ये बोल रहे हैं कि परशुराम जयंती की बात करें, परशुराम जयंती खत्म हो गई क्या? जानबूझकर वहां पर ये लोग वहां का माहौल, महाराष्ट्र और राजस्थान केवल सेक्युलरिज्म की आड़ में, अपीसमेंट पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की राजनीति, एक वर्ग विशेष को तुष्टीकरण करना और वोट बैंक की राजनीति के अंतर्गत ये सारा षड्यंत्र किया जा रहा है। एक के बाद एक चुनाव हारते जा रहे हैं, औंधे मुंह गिर रहे हैं। अगर तमिलनाडु में स्टालिन और अमरिंदर सिंह जी अगर की बैसाखी न होती तो इनको लोकसभा में 10 सीटें न आती, और आने वाले 2024 के चुनाव में ये बिलो 10 लोकसभा में जाएंगे। पुनेठा साहब, आपने जालौर की हिंसा की बात की, इन्होंने सारी के सारा हिंदुस्तान ले आए राजस्थान में। अरे फिर ये बोल रहे हैं कि सिर्फ हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, भारत पाकिस्तान करना चाहते हैं, इनके पास तथ्य नहीं है, ये पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं। राजपूत साहब आप भी थोड़ा सा शब्दों का चयन ठीक रखिए ना प्लीज। नहीं, अगर राहुल गांधी अशोक नहीं, मैंने रोक दिया उनको, मैंने रोक दिया सर उनको, मैंने रोक दिया था सर उनको, मैंने रोक दिया था राजपूत साहब। पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर के लिए विफल हो चुकी है। आपके घर का राज है, बर्बाद करके देख लो। नहीं कर पा रही है, हर रोज दंगे हो रहे हैं। राजस्थान सरकार को बर्खास्त कर दिया, तुरंत प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति रूल लागू करना चाहिए। ये चाहते हैं। ठीक है, अरविंद मोहन जी हैं, अरविंद मोहन जी के पास मैं चल रहा हूं, मुझे लगता है एक न्यूट्रल राय। अरविंद मोहन जी, ये त्योहारों के आसपास जिस तरीके से ये हिंसा हो रही है, पहले रामनवमी पे होती है, अब ईद के माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से इसको देख रहे हैं? क्योंकि आरोप विपक्ष ये लगा रहा है कि ये प्रयोग है, ये जानबूझ के सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि त्योहारों के वक्त में जो है वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, फिजा बिगाड़ने की। नहीं, माहौल बिगड़ा हुआ, बिगाड़ने की कोशिश नहीं की जा रही है, और कोई राजस्थान और महाराष्ट्र का प्रयोग नहीं है। ये पूरे मुल्क में हो गया है माहौल यही। और अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं या विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता बोल रहे हैं, क्या वो सीधा ठोक के कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, यूपी में नहीं हुआ? यूपी में आज भी संभल में हुआ है, जम्मू कश्मीर उनके अधीन है, वहां हुआ है। तो ये जो असल में जहर की खेती की जा रही है, ये उसकी फसल आने लगी है। और इसमें दुर्भाग्य की बात ये है, आज देखिए, आज एक केंद्रीय मंत्री बयान दे रहे हैं कि सुपारी दे के दंगा कराया गया है। अब ये केंद्र के मंत्री हैं या कारिंदा हैं किसी पॉलिटिकल फ्रंट के, ये समझना मुश्किल है। इस किस्म का बयान केंद्र का मंत्री देगा, सेंट्रल मिनिस्टर इस तरह का बयान देगा कि सुपारी दे के दंगा कराया जा रहा है, और वो बड़े मजे से सुबह से उनका बयान सब जगह चल रहा है। शेखावत जी के बारे में सुरेंद्र राजपूत बता रहे हैं, मुझे इतनी बातें नहीं मालूम है क्योंकि दंगे के जुड़ी वो खबरें नहीं है, लेकिन दंगा निश्चित रूप से दोनों पक्षों के तरफ से गर्मा गर्मी का है। लेकिन ये गर्मा गर्मी पैदा की जा रही है लगातार, और सिर्फ राजस्थान तो एक शहरों का मामला नहीं है, ये पूरे मुल्क में जो पूरे देश में देखा जा रहा है पिछले कुछ वक्त से तो बहुत ज्यादा हो रहा है। असली दिक्कत इसमें यही हुई है कि जिनको कानून के तहत कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई भी नहीं हो रही है। मैं तो ये कह रहा हूं कि राजस्थान में भी अगर ढंग से ढूंढा जाए तो जो दंगे के मुख्य आरोपी होंगे वो नेताओं के घर में, अधिकारियों के घर में छुपे हुए होंगे, और राज्यों की भी यही कहानी होगी। और ये छुपाने वाले लोग योजना भी बनाते हैं और फिर बाद में छुपाते भी हैं, बाद में केस भी बिगाड़ते बनाते हैं। आप देखिए पूर्वी दिल्ली के दंगे, जो दिल्ली में सबके, सारी दुनिया की नजरों के सामने, सारे केस कहाँ चले गए, कहाँ खत्म हो रहे हैं। इतनी तैयारी से दिल्ली पुलिस और होम मिनिस्ट्री ने, अब या तो वो तैयारी नकली है या दंगाई उससे भी ऊपर थे। मेरे ख्याल से दंगाइयों का ऊपर होना पॉसिबल नहीं है, ये कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री का फेल्योर है। तो लीडरशिप का फेल्योर है कि दंगाइयों को सख्त सजा नहीं मिलती है। एक दफे अगर सख्त सजा मिलनी शुरू हो जाए और वो एग्जाम्पल बने कि जो उल्टा सीधा बोले, जो उल्टा, ऐसे मौके पर एक झंडा बदलना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, इसका झंडा बदल लेना ये सामान्य ढंग में कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन सतीश एक जी, झंडा बदलना सतीश क्या जी, माहौल अब बदलता है। और शेखावत जी के बयानों को लेकर सवाल उठ रहा है कि इस नाजुक मौके पर क्या उनको इस तरह के बयान देने चाहिए, इस तरह की बात करनी चाहिए थी? मुझसे बोल रहे हैं सतीश जी आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ। जी जी गजेंद्र सिंह शेखावत के बयानों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि ये नाजुक मौका है और विपक्ष भी एक एक्टिव नहीं, भूमिका नकली- निभाता, तो नकली ये जो सिचुएशन आउट ऑफ मुख्तार कंट्रोल अब्बास होती नकली दिख रही है, शायद ये एक बेहतर तरीके से इसको डील किया जा सकता। नहीं, वाकई भारतीय जनता पार्टी को चुप रहना चाहिए था, विपक्षी पार्टियों को घर में घुस के रहना चाहिए था, कोई बयान जारी नहीं करना था, कोई शांति की अपील नहीं करनी चाहिए थी। अरविंद मोहन जी बहुत वरिष्ठ देश के पत्रकार हैं, हम बड़ा सम्मान करते हैं, मगर मैं लंबे समय से आपको देखता हूं किस तरह आप खूबसूरती से कवर देते हो, और आज के डिबेट को उन्होंने देश के माहौल में बदल दिया। बेशर्मी के साथ कांग्रेस के व्यक्ति कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को पैसा दिया जा रहा है, शर्म आनी चाहिए राजपूत साहब आपको ये बोलते हुए। साफ साफ टीवी पे दिखाई दे रहा है, हिंदू लड़के के पीठ पे छुरा मारा है, 3 घंटे तक इलाज नहीं मिला, जब दखल दिया गया तब उसका छुरा निकाला है। 5 साल की बच्ची को पीट करके उसका पैर तोड़ दिया गया है, और आज आप नए नैरेटिव सेट कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, आप जितने जिम्मेदार लोग हैं, देश आपको देख रहा है, बड़े चैनल पे आप हैं, और अपनी जिम्मेदारी और अंतरात्मा से ही बोलिए। मौलाना यहाँ बैठ के बोल रहे हैं कि आराम से किसी एक धर्म को बचा रहे हैं, अरे कम से कम शर्म आनी चाहिए। आप एक व्यक्तिगत, आपकी निजी निष्ठा भी है, आपकी एक निजी प्रतिष्ठा भी है। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं ऐसे मतलब नहीं, मगर रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। आज जन्मदिन है, वो गुलदस्ता ले रहे हैं, गुलदस्ता ले रहे हैं अपने घर में, और जोधपुर में मैं पुनेठा साहब जवाब दूं? हाँ बोलिए। जवाब नहीं, आप लगातार बोलते हैं, मगर आपको बोलने की आवश्यकता है नहीं। आज क्रिस्टल क्लियर है किसने किस पे हमला किया, किसने दंगा किया, उसके बावजूद भी उसकी पैरवी बेशर्मी के साथ टीवी पे कर रहे हैं लोग। जी बोलिए, मैं सुरेंद्र जी। लखेड़ा साहब का बड़ा सम्मान, आप लखेड़ा साहब का सम्मान करता हूं, कम से कम इन्होंने कुछ बातें तो कही कि रोम जल रहा था तो नीरो जो है वहां पे ढोल बजा रहा था जर्मनी में। अब आज की डेट में डेनमार्क में ढोल बजा रहा है। नंबर 2, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ कि राजस्थान में मैं अरविंद मोहन जी से सहमत हूँ कि बगैर राजनीतिक हस्तक्षेप के दंगे नहीं हो सकते, इस बात से मैं सहमत हूँ। और ये बात बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि लापरवाह अफसर और जो नेता इन दंगों के लिए जिम्मेवार हैं, ऐसी सजा मिलेगी कि वो दोबारा दंगा करने की स्थिति में नहीं होंगे। गहलोत सरकार है, विभाजन से आज तक ऐसी सजा नहीं मिली है और अभी मिलेगी सर। मैं सहमत हूं आपसे, मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। मैं अपनी कमजोरियों से भी, आप कहेंगे हम आपकी अपनी कमजोरियां भी मानते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं करेली में भी और जलोरी गेट पर भी ऐसी सजा मिलेगी। क्यों? क्योंकि अब इन लोगों ने दंगे को जीत का मंत्र बना लिया है। दंगे ये लोग करा करके चुनाव जीतते हैं, चाहे वो किसी भी जगह पर हो। महाराष्ट्र में प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोगशाला बना रखा है, राजस्थान में प्रयोगशाला बना रखा है, मध्य प्रदेश में चूंकि अगले साल चुनाव है तो उन जगहों पर ये लोग सांप्रदायिक पहले तय कर दिया, पहले बंगाल में इन्होंने प्रयोगशाला, और इन लोगों ने, मैं आपको बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले प्रयोगशाला बना रखी थी। और यकीन करें कि इन सब लोगों के प्रदेश में सब अमन चैन है, उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर उतर रहे हैं। आज जिस तरीके से कहीं कोई दंगा नहीं हुआ है, जिस तरीके से घर घर आपके द्वारा जिस तरह से बेशर्मी के साथ राजस्थान भी और देख रहा है, महाराष्ट्र प्रशासन भी देख रहा है, भाजपा की यहाँ भी देख रहा है, परशुराम जयंती का झंडा आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और मैं आपको संरक्षण में दंगे हो रहे हैं। चौक पर, बिस्सा साहब के चौक पर प्रशासन की अनुमति से ही झंडा लगेगा, और प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया कि वहां पर तिरंगा झंडा लगाया। और उस तिरंगे झंडे की तरफ अगर किसी ने आंख उठा करके भी देखा, उसकी आंखें फोड़ दी। सड़कों पर नमाज, मैंने कहा ना। ठीक है रंगरेज साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मुझे लगता है एक बार उनके पास भी चलना चाहिए। रंगरेज साहब, क्योंकि एक अकेला मसला नहीं है, इससे पहले करौली में भी हुआ, देश के अलग अलग हिस्सों में हमने देखा है कि इस तरह की हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या आप इसके पीछे वजह मान रहे हैं? इसकी असली और सच्ची जो सच्चाई है वो है बीजेपी का प्लान। बीजेपी कोई भी काम करती है वो पूरा प्लान करके करती है, और कहाँ करती है? जिस राज्य में उन्हें अपनी सरकार बनानी होती है, और कहीं पे राष्ट्रपति शासन लगाना हो या किसी भी तरीके का और कोई काम करना, तो ये क्या करना चाहते हैं? ये देश को
देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। मगर एक चीज और बताना चाहूंगा, सुनिए। हमारे हिंदू भाइयों को 15% मुसलमानों से 100 करोड़ हिंदू भाइयों को ये डराकर वोट लेना चाहते हैं। इनका मकसद सिर्फ इतना है और ये इसमें कामयाब हो रहे हैं। इन्हें ये मंत्र मिल गया, हर बार ये यही यूज करते हैं और ये इनकी राज्यों में और हर जगह इनकी सरकार आ रही है। तो इनका जो घमंड है वो ये टूटना चाहिए। मैं तो कहूँ हिंदू मुसलमान भाई एक होके रहे तो इन्हें जिंदगी में ऐसा कोई मौका ही न मिले कि ये फिर ये किसी हिंदू मुसलमान को लड़ा के अपना ताज अपने सर पे रख सके। पुनेठा साहब, इतने साफ सुथरे विषय में भी अगर मौलाना साहब बता रहे हैं कि भाजपा की साजिश है, तो राजपूत साहब कह रहे हैं कि हमने मुस्लिम बच्चों को पैसे देके दंगे कराए हैं, तो इसके बाद कुछ नहीं बचता है। किस तरीके से सरकार का नजरिया है, कैसा कांग्रेस का नजरिया है और किस तरह वहां सरकार काम कर रही है। जहां तक अभी राजपूत साहब कह रहे हैं कि जिन झंडे की परमिशन के अलावा जिसने जो कुछ किया उस पर कार्रवाई होगी। अरे आपने तो सरकारी संरक्षण में बटालियन उतार करके सड़क पे नमाज पढ़वाई, बड़े बड़े भोंपू बजाए। सर बस हम सब इतना चाहते हैं सर कि इस पर राजनीति ना हो और इस तरह की चीजें ना हो, क्योंकि हाल फिलहाल में देखा गया है कि इस तरह की चीजें हुई हैं। देश के बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में इस तरह की हिंसाएं हुई हैं। इस तरह की चीजें ना हो और जो भी इनके पीछे जिम्मेदार है, कोई भी है, हम कोई कास्ट कम्युनिटी की बात ही नहीं कर रहे हैं, जो भी लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। तभी जो इस तरह की चीजें हैं वो रहेंगी और जो सामाजिक सौहार्द है वो कम से कम सबके बीच बना रहेगा। सर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।